नमस्कार, नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले आप बात करते हैं, क्या रूस की फौज अगले 7 दिन में यूक्रेन पर बड़ा हमला करने जा रही है। दावों के मुताबिक अब तो यहां तक ये कहा जा रहा है कि रूस सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि रूस का अगला टारगेट लंदन है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन अपनी 7 लाख सैनिकों के साथ किस हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं। The beginning of the end of the war. जरा सोचिए, अगले 7 दिन में रूस की 7 लाख फौज जब यूक्रेन पर नए सिरे से हमला करेगी तो यूक्रेन का क्या हाल होगा। जरा अंदाजा लगाइए, रूस के 700 लड़ाकू विमान जब एक साथ यूक्रेन पर टूट पड़ेंगे तो यूक्रेन के 13 शहरों को कौन पहचान पाएगा। जरा कल्पना कीजिए, जब यूक्रेन के बखमूत से लेकर ब्रिटेन तक रूस की मिसाइलें एक साथ हमला करेंगी तो नाटो और अमेरिका का क्या हाल होगा। विनाश, बर्बादी, तबाही, ये शब्द यूक्रेन की पहचान बन चुके हैं। अब तो दुनिया के टॉप खुफिया प्रमुखों ने भी यूक्रेन को सीधी चेतावनी दे दी है कि पुतिन का रूस बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है और अगर यूक्रेन रूस के हमलों को नहीं झेल पाया तो फिर पुतिन का रूस पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। भले ही 51 हफ्ते या कहें 360 दिन की जंग में रूस के 1,41,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हों, लेकिन पुतिन का रूस रोकने का नाम नहीं ले रहा है। सुरंगों के शहर सोलेदार पर कब्जा करने के बाद से रूस ने पूरे पूर्वी यूक्रेन में भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने जंग के तौर तरीके पूरी तरह से बदल दिए हैं। अब रूस की सेना जमीन, आकाश और समंदर से एक साथ हमले बखमूत, डॉनबास, डोनेट्स्क, खेरसॉन, खार्किव और लुहांस्क ओब्लास्ट पर कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन हर दिन रूस पर 6,000 से ज्यादा गोले दाग रहा है ताकि रूस की कोहराम मचाती फौज को पूर्वी यूक्रेन में कब्जा करने से रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद रूस तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। अब तो दुनिया भर के कई खुफिया प्रमुखों ने यूक्रेन, नाटो और अमेरिका को चेतावनी दी है कि रूस के हमलों को रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका है। हम आपको समझाते हैं आखिर क्यों। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख ओलेस्की डेनिलोव ने चेतावनी दी है कि रूस अगले हफ्ते एक बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। 23 या फिर 24 फरवरी को रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करेगा। दावों के मुताबिक रूस के नए हमले में 7 लाख सैनिक शामिल होने जा रहे हैं, जबकि 700 से ज्यादा लड़ाकू विमान एक साथ यूक्रेन पर हमला करेंगे। खुफिया प्रमुखों के मुताबिक रूस के लड़ाकू विमानों का टारगेट इस बार यूक्रेन के सैनिक होंगे जो रूस पर घातक हथियारों से हमला कर रहे हैं। नाटो की खुफिया जानकारी के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन में हर 100 गज पर दोनों तरफ से 2000 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। ऐसे में अब पुतिन अपने सैनिकों को खोने का और जोखिम नहीं उठा सकते हैं, इसलिए अगले 7 दिन में 700 लड़ाकू विमानों से यूक्रेन पर पहले हमला करेगा, जिसके बाद रूस के 7 लाख सैनिक चारों तरफ से यूक्रेन पर हमला करेंगे। यूक्रेन भी समझ चुका है कि रूस का नया हमला भारी तबाही लाने वाला है। अगर यूक्रेन को नाटो और पश्चिमी देशों ने तेजी से घातक हथियार नहीं दिए तो फिर यूक्रेन रूस के सामने ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार मायखाइलो पोडोलिक भी कह रहे हैं कि रूस ने जंग की रणनीति बदल दी है। На ресурсному виснаженні, на ракетному виснаженні у Російської Федерації. Тому вони використовують сьогодні не просто старі ракети радянські і дуже мало високоточних, трошки калібрів. Сьогодні був ще один «Онікс», це буквально десяток нових ракет, які мають якусь там
इधर पुतिन के रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किले बखमूत समेत पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। रूस के बेतहाशा हमलों से यूक्रेन की फौज के पैर उखड़ने लगे हैं। पिछले 48 घंटे में रूस के ताबड़तोड़ हमलों से पूर्वी यूक्रेन शमशान बन गया है। यूक्रेन में रूस कहां और किस कदर हावी हो चुका है, उसे आप इस जानकारी से समझ सकते हैं। यूक्रेनी उप रक्षा मंत्री हन्ना मल्यार के मुताबिक रूस ने पूर्वी शहरों में 24 घंटे का युद्ध छेड़ दिया है। रूसी सेना ने दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के कमांडरों के मुताबिक 16 फरवरी को रूस की तरफ से 24 हवाई हमले किए गए। यहां तक कि रूस ने रॉकेट सॉल्वो सिस्टम से 50 से ज्यादा हमले किए हैं। रूस ने खार्किव पर सतह से सतह पर मार करने वाली S-300 से 5 हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनेस्क और डॉनबास इलाकों में आंशिक रूप से कब्जा करने की खबरें आ रही हैं। रूस ने बखमूत शहर पर भी हमले बढ़ा दिए हैं। यहां यूक्रेन को भयानक नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक बखमूत के आसपास 15 से ज्यादा कस्बों और गांवों पर रूस ने हमला किया है। रूस के सटीक हमलों की वजह से यूक्रेनी सेना लोहांस्क इलाके से भाग खड़ी हुई है। खबर के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक लोहांस्क में 3 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। यूक्रेन की दूसरी रक्षा पंक्ति भी रूसी सैनिकों को रोक नहीं पाएगी। रूस जिस तरह से अब जंग पूर्वी यूक्रेन में कर रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यूक्रेन और नाटो के थकने का इंतजार कर रहा था। यूक्रेन के सैनिक हथियारों की कमी से हताश हो रहे हैं, जबकि ज़ेलेंस्की चीख चीख कर कह रहे हैं कि हथियार दो, नहीं तो हमारे सैनिक बेमौत मारे जाएंगे। We have freedom. Give us wings to protect it. I trust this symbol will help us for our next coalition of the plains, and I appeal to you and the world with simple and yet most important words. Combat aircrafts for Ukraine, wings for freedom. इधर हारते हारते यूक्रेन को पूरी उम्मीद है कि रूस के खिलाफ ब्रिटेन अपनी घातक मिसाइलें जरूर देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो और हार्पून मिसाइल देने का भरोसा दिया है। लेकिन रूस और पुतिन समर्थकों ने साफ कह दिया है कि अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को घातक मिसाइलें दी तो फिर रूस लंदन को धूल में मिला देगा। यानी अब बखमूत से लेकर ब्रिटेन तक रूस अपनी घातक मिसाइलों से भयानक हमले करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन से 600 मील प्रति घंटे या कहें कि 965 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइलें मांगी हैं। यूक्रेन 965 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइलों से रूस पर हमला करना चाहता है। इसीलिए अब रूस और पुतिन समर्थक व्लादिमीर सोलोवियोव ने ब्रिटेन को सीधी धमकी दी है कि अगर ब्रिटेन ने रूस को घातक मिसाइलें स्टॉर्म शैडो और हार्पून क्रूज मिसाइलें दी तो फिर रूस ब्रिटेन की राजधानी लंदन को मिसाइल हमलों से धूल में मिला देगा। यानी आने वाले दिनों में बखमूत से लेकर ब्रिटेन तक मिसाइल हमले रूस कर सकता है। हम आपको बता दें, ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल 350 मील या कहें कि 563 किलोमीटर तक टारगेट को सटीक तरीके से तबाह कर सकती है। वहीं ब्रिटेन के हार्पून क्रूज मिसाइल 150 मील या कहें कि 241 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। हार्पून क्रूज मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है, हार्पून मिसाइल GMLRS रॉकेट से 6 गुना अधिक मारक क्षमता रखती है। इसीलिए रूस और पुतिन समर्थक ब्रिटेन को चेतावनी दे रहे हैं कि भूल कर भी यूक्रेन को मिसाइल मत देना, वरना ब्रिटेन नरक की आग में जलेगा। रूस यूक्रेन की जंग बेहद खूनी और तबाही वाली हो चुकी है। यूक्रेन को जनवरी 2023 की शुरुआत तक 2 लाख करोड़ के हथियार मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस यूक्रेन पर भारी पड़ता जा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार मायखाइलो पोडोलिक खुद मानते हैं यूक्रेन के पास मिसाइलों की भारी कमी है। А для того, щоб зменшити взагалі кількість цих, скажімо, мобілізованих, нам потрібні дальнобійні ракети, тому що ключові казарми, ключові концентрації мобілізованих на відстані 100-200 кілометрів. То там ми знижуємо взагалі можливість їх використовувати, а тут ми їх віддаляємо від наших передніх рубежів. В цьому і є математика цього моменту війни. लेकिन यह भी हकीकत है कि इस खूनी जंग में रूस को भी भारी नुकसान हुआ है। अब
ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय दावा कर रहा है कि रूस को 2 लाख सैनिकों का नुकसान हो सकता है, जिसमें से 60,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन के मुताबिक अब रूस के 1,41,260 सैनिक जंग में मारे जा चुके हैं। लेकिन इन दावों के बावजूद ये सच्चाई है कि पुतिन का रूस यूक्रेन, नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन पर बहुत भारी पड़ रहा है। अब देखना होगा कि अगले 7 दिन में रूस के 7 लाख सैनिक यूक्रेन पर हमला कहां और कैसे करते हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की की टक्कर में 24 फरवरी की तारीख बहुत अहम है और इस वक्त दोनों लीडरशिप डरी हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बंकर की अचानक सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तो मॉस्को में पुतिन से मिलना अब मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिससे 24 फरवरी का दिन और खतरनाक साबित हो सकता है। धमाकों और मिसाइल के हमलों के बीच यूक्रेन और रूस से एक साथ ऐसी खबर आई है कि युद्ध को लेकर खतरा अब परमाणु लेवल पर पहुंच गया है। क्योंकि पुतिन भी गायब है और ज़ेलेंस्की भी गायब है। दोनों लीडर्स के अपने दफ्तर से गायब होने की चर्चा पूरी दुनिया में है। पुतिन अपने नए खुफिया ठिकाने पर पहुंच गए हैं, तो ज़ेलेंस्की 6x6 के बंकर में छुप गए हैं। दोनों जगह कहां हैं, ये बात सिर्फ उनके टॉप लेवल के सुरक्षा अधिकारी ही जानते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की ने हमेशा बेबाक होकर बाहर घूमते सेल्फी वाले वीडियो बनाए हैं, लेकिन अब वो 6x6 के बंकर में छुप गए हैं। इस बात को आप ज़ेलेंस्की के नए वीडियो से समझेंगे। ज़ेलेंस्की का ये नया वीडियो आया है जिसमें वो एक बहुत छोटी सी जगह में दिखाई दे रहे हैं। पहले ज़ेलेंस्की अपने दफ्तर से वीडियो बनाकर वायरल करते थे। आज वो ऐसी जगह से वीडियो बना रहे हैं जहां स्पेस बहुत कम है, ना आलीशान दफ्तर है, टेबल तक नहीं है। ज़ेलेंस्की की परछाई दीवार पर नजर आ रही है। वो काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने नई तोप देने की मांग की है। Наші захисники, захисниці дуже очікують шведські арчери, одну з найсильніших артилерійських систем. І арчери точно допоможуть нашим воїнам. ज़ेलेंस्की के अलावा पुतिन दोनों ही अब बहुत ही जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। जब इजराइल और ब्रिटेन के लीडर यूक्रेन आए तब बहुत खामोशी से ज़ेलेंस्की बाहर निकले और जल्दी में हुई मुलाकात के बाद वापस अपने सीक्रेट अड्डे में पहुंच गए। बड़े लीडर्स का युद्ध के दौरान छुपना अच्छे संकेत नहीं देता। इससे साफ होता है कि युद्ध में बड़ी साजिश तेज हो गई है या फिर हमला इतना बड़ा होने वाला है जिसमें सीधा दुश्मन की लीडरशिप को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एक पूर्व अधिकारी यूरी श्वेत्स ने कहा है कि पुतिन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है और खुद को अलग रखने और किसी को करीब ना आने देने का ये ऑर्डर खुद पुतिन ने ही दिया है। इसके पीछे कोविड या किसी बीमारी की बात नहीं, बल्कि पुतिन की जान को खतरा बताया जा रहा है। पुतिन अगर नए और ज्यादा सुरक्षित ठिकाने पर गए हैं तो इसके पीछे उनकी जान को खतरा हो सकता है। रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने युद्ध के बाद से ही उनकी सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है। पुतिन ने ठिकाना बदलने से पहले रूस के बाकी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से बात की है और उनको भी भरोसे में लेने की कोशिश की है। साफ है कि पुतिन रूस के अंदर अपने लिए खतरा खत्म करना चाहते हैं।
КПРФ очень часто шла впереди и ставила перед властями всех уровней вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности нашей страны, причем как сегодня, так и на перспективу. А сейчас, конечно, наш диалог востребован вдвойне, втройне. Так что я очень рад вас видеть. पुतिन और जेलेंस्की के खौफ के पीछे युद्ध का एक साल है, यानी 24 फरवरी 2023। इस तारीख ने जेलेंस्की के साथ पुतिन को भी बहुत ज्यादा अलर्ट कर दिया है। 24 फरवरी 2023 यानी युद्ध का एक साल। 24 फरवरी यानी यूक्रेन की तबाही के एक साल। चौबीस फरवरी 2023 यानी अमेरिका और नाटो में पुतिन की दहशत का एक साल। लेकिन इससे पहले दो बड़े लीडर्स का गायब होना बहुत खतरनाक संदेश दे रहा है। दुनिया की नजर से इस वक्त पुतिन भी गायब हैं और जेलेंस्की भी लापता हैं। कैलेंडर में 24 फरवरी की तारीख से पहले यूक्रेन और रूस में बहुत कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। पुतिन का गायब होना और साथ में जेलेंस्की का छुप जाना, क्या इसमें मर्डर वाली साजिश है या फिर हालात इतने खराब हैं कि इसमें परमाणु युद्ध का खतरा छुपा है? जेलेंस्की भी तनाव में है, पुतिन भी बहुत टेंशन में घिरे हुए हैं। इस वक्त जब यूक्रेन में तबाही के नए वीडियो आ रहे हैं, शहर दर शहर उजड़े हुए नजर आ रहे हैं। बमबारी के बाद ऐसी तस्वीरों में तहस नहस इमारत है जहां जिंदगी कब तक बची रहेगी, इसका खतरा बना हुआ है। ऐसे हालात में पुतिन और जेलेंस्की का छुप जाना किसी तूफान से पहले खामोशी कही जा सकती है। मायूस जेलेंस्की भी हैं, लेकिन वो बार बार रूस को हराने की बात करके गम हल्का करना चाहते हैं। Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії прихопити ініціативу маємо зламати, і я впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад. अब सवाल है कि जेलेंस्की और पुतिन अपने नए ठिकानों पर क्या कर रहे हैं, कैसे ऑर्डर्स दे रहे हैं, कैसे युद्ध का अपडेट ले रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन में हो रही तबाही के बीच, रूस की बमबारी के बीच, उड़ते हुए परमाणु बॉम्बर्स के बीच, हजारों लाखों जान पर मंडरा रहे खतरे के बीच, तोप से निकलने वाले गोले और गोलियों की बौछार के साथ मैदान में गरजते टैंकों और उनकी मोर्चाबंदी के बीच सबसे बड़ा डर एक तारीख बनी हुई है, 24 फरवरी 2023। जेलेंस्की इस वक्त 2023 का कैलेंडर बहुत गौर से देख रहे हैं। युद्ध का पिछला साल बहुत लाल, बहुत खतरनाक, बहुत खूनी साबित हुआ है। क्या आगे भी यही होगा? देखा जाए तो जेलेंस्की के सामने जनवरी निकल चुकी है, जेलेंस्की के सामने फरवरी गुजर रही है, जेलेंस्की के सामने अब मार्च और 2023 का आगे का वक्त आने वाला है। जेलेंस्की के पलटते कैलेंडर में युद्ध खत्म हो रहा है या जेलेंस्की को और लाशें नजर आ रही हैं? युद्ध के एक साल होने के बाद तस्वीर सुधरेगी या और बिगड़ेगी? जेलेंस्की यही सोच रहे हैं। जेलेंस्की को अब एक मजबूत जिगर वाला लीडर माना जाता है, जो रूस की बेशुमार ताकत के सामने झुका नहीं, बल्कि एक चट्टान की तरह पुतिन की आर्मी के सामने खड़ा हो गया, फिर चाहे उनके पीछे नाटो की हथियार सप्लाई क्यों ना हो। एक साल में जेलेंस्की का रिकॉर्ड देखिए। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक वो वर्ल्ड लीडर्स को करीब 400 फोन कॉल कर चुके हैं। जेलेंस्की दुनिया भर में 41 देशों की संसद में भाषण दे चुके हैं। इसके अलावा जेलेंस्की ऑनलाइन और ऑफलाइन 152 मीटिंग भी कर चुके हैं। युद्ध के तेज होने के साथ साथ जेलेंस्की की कोशिशें बढ़ती जा रही हैं। वो रूस से हो रहे हमलों के बीच ऐसा हर काम करना चाहते हैं जिससे वो किसी तरह पुतिन को दुनिया से अलग थलग कर दें। युद्ध का एक साल पूरा होते होते अब कुछ भी हो सकता है। पुतिन का छुप जाना एक बड़े हमले से पहले का सिग्नल भी देता है। युद्ध के एक साल पूरा होते होते कई सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है और इसका आकलन यूक्रेन के साथ रूस में भी हो रहा है। पहला सवाल है कि क्या जेलेंस्की फेल साबित हुए हैं? दूसरा सवाल, क्या पुतिन को युद्ध में पूरे नंबर मिलेंगे? या तीसरा सवाल कि क्या पुतिन की जान भी खतरे में पड़ जाएगी? चौथा सवाल, क्या यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा नंबर कमाने वाला अमेरिका है?
जिसने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर लिया है। और पांचवा सवाल, क्या ये युद्ध यूक्रेन के बॉर्डर से आगे निकलेगा या कहें कि निकल चुका है और अब खतरा परमाणु युद्ध का है। अगले कुछ दिन यूक्रेन और रूस पर बहुत भारी होंगे। यूक्रेन तो पहले भी अपना सब कुछ गंवा चुका है। यूक्रेन के कई शहर ऐसे ही खंडहर बन चुके हैं और अब जंग का एक साल इससे भी बड़ी तबाही का खतरा साथ लेकर आ रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ने छुपने का फैसला किया है। ज़ेलेंस्की का बंकर हो या पुतिन का सीक्रेट दफ्तर, अगले कुछ दिनों तक यहीं से पूरा युद्ध कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा डर भी इन्हीं लोकेशन पर मंडराता रहेगा। और पाकिस्तान के कराची में हुए आतंकी हमले पर एक बड़ी खबर कराची से सामने आ रही है, जहां पर कराची में पुलिस मुख्यालय पर हमले के दौरान एक आतंकवादी ने खुद को बम से उड़ा दिया। और आतंकवादी इमारत की चौथी मंजिल पर उस वक्त था जब कमांडो ऑपरेशन जारी था, तभी एक आतंकवादी ने खुद को धमाके से अचानक उड़ा दिया। और कराची में पुलिस मुख्यालय पर 8 से 10 आतंकवादियों ने हमला किया है और अब तक इस हमले के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, लगातार मुठभेड़ जारी है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी गुट टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान ने ले ली है। तो यहां पर इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले ली है टीटीपी के द्वारा, जो कि तहरीक तालिबान ने यहां पर पूरी जिम्मेदारी ली है। और किस तरीके से मुख्यालय को टारगेट यहां पर किया गया, 2 आतंकियों को रेंजर्स ने फिलहाल मार गिराया गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि 8 से 10 आतंकी अब भी हेडक्वार्टर के भीतर छुपे हुए हैं, ये कहा जा रहा है। तो इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी यहां पर टीटीपी की ओर से ले ली गई है। इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए इस वक्त कराची में क्या हाल है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है कराची को, और ऐसे में वहां पर किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, कई राउंड फायरिंग की जाती है, कई लोगों की घायल होने की खबर भी वहां से सामने आ रही है। और साथ साथ 8 से 10 आतंकी अब भी वहां पर छुपे हुए हैं। कराची में जो पुलिस हेडक्वार्टर था उसको किस तरीके से यहाँ पर निशाना बनाया गया, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलता है, पूरे एरिया को सील कर दिया जाता है। और इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी फिलहाल टीटीपी की ओर से ले ली गई है। कहा यह भी जा रहा है कि इस आतंकी हमले में एक नागरिक की मौत भी हो गई है। तो कराची आतंकी हमले पर बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं बड़ी तस्वीर के साथ। और अब खबर में आगे बढ़ते हैं। लुटते पिटते और पस्त होते पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हिंदुस्तान के प्रति नजरिया बदल रहा है। पाकिस्तान भुखमरी और गरीबी के साथ हीन भावना का भी शिकार हो रहा है। पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान मानसिक रूप से टूट चुका है, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। सरदारी भी ले लो, नवाज भी ले लो, भले छीन लो हमसे यूसुफ की लानी, मगर हमको लौटा दो कीमत पुरानी। वो आटा, वो चीनी, वो बिजली, वो पानी। पाकिस्तान में आजकल गरीबी, मुफलिसी और तबाही की गजल गाई जा रही है। हालात कुछ ऐसे हैं कि पहले पाकिस्तान का नारा था पाकिस्तान जिंदाबाद, अब पाकिस्तान का नारा है पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये बात पाकिस्तान का कोई दुश्मन मुल्क नहीं कह रहा है, ये बात खुद पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। क्या हालत है पाकिस्तान की और क्यों पाकिस्तान की आवाम आजकल हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत की कव्वाली गा रही है, सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए पाकिस्तान की आवाम का ये बयान। पेट्रोल सस्ता करो, पेट्रोल सस्ता करो, महंगाई बहुत होगी या महंगाई के बारे में सोचो। हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है, महंगाई के बारे में सोचो। चाय बेचने वाला हमसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। पाकिस्तान खुद अपने ही बोझ तले मरता चला जा रहा है। एक एक दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं पाकिस्तान कयामत की तरफ खिसकता जा रहा है और दुनिया तबाह होते, बर्बाद होते पाकिस्तान का तमाशा देख रही है। अब वाकई आइसोलेट हो गए हैं। इवन कि अब तो इंडिया ने ये कह दिया कि हमने इनको कुछ नहीं कहना, ये खुद ही अपनी मौत मार जाएंगे। यहाँ तक उनके वज़ीर आज़म ने ये बयान दे दिया कि इनको इस लेवल पे ले आए हैं, तो ये हमारी बदकिस्मती है।
पाकिस्तान पर महंगाई का बम फूट रहा है। पेट्रोल बम से लेकर सिलेंडर बम पाकिस्तान की आवाम की कमर तोड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने संसद का आपातकालीन सत्र बुलाकर एक मिनी बजट पेश किया है, जिसमें टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है और लग्जरी आइटम, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स पर टैक्स 25% तक कर दिया गया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इससे उसको 170 अरब डॉलर की आय होगी, जिससे वो आधिकारिक रूप से कंगाल होने से कुछ दिन और बच जाएगा। लेकिन आखिर पाकिस्तान कब तक खैर मनाएगा, ये पाकिस्तान की आवाम को भी पता है। की तरफ से अगर ये जेस्चर आया तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटेड। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे एक एनिमी है और हमारा नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारी एक वॉर चलती रहती है, लेकिन जहाँ पे अगर अच्छा काम हो रहा है तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब पाकिस्तान के लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान बर्बाद कैसे हो गया? क्या चीन के कर्ज ने पाकिस्तान को डुबो दिया? इस वक्त दुनिया के 20 ऐसे देश हैं जिनको चीन ने कर्ज दिया है और सभी की इकोनॉमी डामाडोल है। पाकिस्तान पर कुल 23 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, इसमें 30% कर्ज अकेले चीन का है। इसी कर्ज के दम पर पाकिस्तान उछलता था और चीन को अपना बिरादर मुल्क, आयरन बरादर यानी फौलाद का भाई कहता था। लेकिन खबर यह है कि अब चीन ने तकनीकी मुद्दों का हवाला देकर पाकिस्तान में अपने दूतावास के वाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यानी जब पाकिस्तान की नैया डूबने लगी तो पाकिस्तान को छोड़कर भागने वाला सबसे पहला मुल्क भी चीन ही बन गया है। फिर भी पाकिस्तान अपने पड़ोसी हिंदुस्तान की तरक्की से काफी बेचैन और परेशान है। वहाँ सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों तुर्की के अंदर तिरंगा शान से लहरा रहा है। तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये आज ऐसा पहली दफा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज किया था और ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें वहाँ से बचा कर निकले। यानी आप सोच सकते हैं कि इंडिया के झंडे की, इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। ये वैल्यूज ऐसी क्रिएट होती है ना, वैल्यूज तब क्रिएट होती हैं जब आप काम करते हैं, जब आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, ना सिर्फ आप इधर आके खोखले नारे लगाते हैं और लोगों को ढकोसले देते हैं। ऐसे नहीं, उन्होंने अपनी वैल्यूज क्रिएट की हैं। उनकी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त दुनिया की, इंडिया जो है चौथी बड़ी मईशत है, वो कैसे बनी है? रिसेंटली तुर्की और सीरिया में ज़ल्ज़ला आया है जिसकी वजह से काफी जानी और माली नुकसान हुआ है। जिस कंट्री ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर तुर्की के लोगों की, मुतासरा लोगों की मदद की है वो है कंट्री इंडिया। अब तुर्की के लोग जो है वो इंडिया को प्यार दे रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी का भी। क्या कहेंगी आप? अच्छी बात है जो उन्होंने उनकी हेल्प की है, तो ऑब्वियसली कोई फीडबैक तो पॉजिटिव फीडबैक तो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का हमारे साथ कोई क्लैश है तो तुर्की वाले भी क्लैश ही रखें। तो उनकी ऑब्वियसली उन्होंने अगर मदद की है तो बदले में उनको थैंक्स तो हर कोई करता है। ये तो एटिकेट की बात है कि आपको ऐसे रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो अच्छी बात है। आपको पता है कि तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है वाकई में। किसी और कंट्री का फ्लैग आप लगाएं, लेकिन ये भी तो देखें ना कि किसी और कंट्री ने आपकी कंट्री की कितना ज़्यादा हेल्प किया हर चीज़ में, कि आपकी मतलब एक तरह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कितने ज़्यादा लोग वैसे वहाँ काफी ज्यादा सिटीज ऐसी हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। तो आप किसी को एक तरह से गिरे हुए को उठा रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि इस तरह से थैंक यू बोलना और अपने ग्रेटिट्यूड शो करना इट्स अ गुड थिंग। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स इस वक्त दिन रात सिर्फ भारत और भारत के गुण गाने में लगे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद भारत का दिल पिघल जाए और भारत उनके लिए कुछ मदद भेज दे। पाकिस्तान पहले से ही सदमे में है। उसमें जम्मू और कश्मीर के अंदर लिथियम का लाखों टन का भंडार मिलने से पाकिस्तान की जान और सूख गई है, क्योंकि इससे भारत की इकोनॉमी में और बड़ा बूस्ट आने वाला है। पहले आप अपने मकबूजा कश्मीर पे तो राइट बना लें, वो उसी पे राइट नहीं बना आपका। इतने साल से आप उस इश्यू को नहीं सॉल्व कर सके तो लिथियम पे आके वो क्या आपको ऐसे इजी पीनट दे देगा आपको? इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, वर्ल्ड की तीसरी या चौथे नंबर पे वो इकॉनमी है। तो ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकॉनमी में। और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ बना रहे हैं या व्हीकल जो भी हैं उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है उनके लिए।